इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल में दो केस बनता है। एक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर हमने कल डिस्कस किया, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेज होते हैं। तो जैसा कि कल के लिए मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज is just expressed as algebraic sum of potential due to individual charge at the same point. इसलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज यहां से B से P तक की दूरी कितनी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है O2P है x एंड O2B है L, जिसे आप A भी कह सकते हो। इसलिए O2P में माइनस कर देते हैं O2B, तो हमें मिल जाएगा B2P। तो वो डिस्टेंस मिल गया x माइनस L। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय x माइनस L। आप उसको A भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में A लिखा हुआ होगा शायद, हमें ठीक है, तो आप उसको A ले सकते हैं। उसी तरह से फिर एट द सेम पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सिचुएटेड एट A। तो यहां से क्या होगा, एज वी नो दैट पॉइंट P is at a distance of x from point O, then what will be the distance of point P from point A? तो इसमें क्या हो जाएगा O2P plus O2A। तो O2P है x and O2A है L, तो x plus L हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल ड्यू टू होल इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P इज जस्ट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B एंड ड्यू टू चार्ज एट A। सो इसको दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने में हमने देखा कि कॉमन चीजें हैं जो उसको आउट कर लिए, Q/4πε0 को आउट कर लिया हमने। अब इसका आप शम करके सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा। तो 2L को हम क्या कहेंगे, डायपोल लेंथ। तो प्रोडक्ट ऑफ डायपोल लेंथ एंड चार्ज क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट। इसलिए Q into 2L को हम P कहेंगे, जो कि डायपोल मोमेंट है। Therefore, electric potential at point P on axial line is just equal to 1/4πε0 upon and P upon x square by L। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस हम लेंगे कि चूंकि x is much greater than L, क्योंकि डायपोल लेंथ जो होता है बहुत स्मॉलर होता है। तो इफ point P is situated at a distance which is much greater than that of the length of the dipole length, in that case L will be negligible in comparison to x। तो L को जब neglect कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा Vp इक्वल टू 1/4πε0 into P by x square। तो ये एक स्पेशल केस हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ओनली, लेकिन यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, नाउ तो ये एक स्पेशल केस भी आप नोट में ड्राफ्ट कर लोगे। ओके, दूसरा है, अब दूसरा केस, अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि अब तक पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, जो कि पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। ओके, अब दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम बता भी चुके हैं। इसको जस्ट केवल रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। थोड़ा तूफान आ रहा है तो मैं बंद कर देता हूं। L
उधर का गेट बंद कर लो, सभी जगह का गेट बंद करो। यस, तो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी जस्ट, लेकिन फिर भी एक बार चूंकि रिकॉर्ड नहीं कर रहा था मैं, तो अब चूंकि इसको अपलोड करके देना है तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। या तो यूट्यूब पर डाल दे या गूगल क्लासरूम पर डाल दे, दोनों में जो बेटर होगा आप ये कर लेंगे। यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। यस। तो ये ध्यान देना है कि ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का डेफिनेशन हमने पहले ही बता चुका था कि अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द डायपोल एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और उस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द पॉइंट Q ऑन द इक्वेटोरियल लाइन and then we find out electric potential at this point due to individual charge, that is say charge at B. The charge at B have plus Q, the electric potential at Q will be equal to KQ by R. तो R यहाँ पर क्या है, QB, तो यहाँ पर हो गया K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। R का जगह पर यहाँ पर BQ डाल दिया, ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। उसी तरह से electric potential at point Q due to negative charge which is situated at A is given as 1/4 pi epsilon naught minus Q by AQ, or therefore net potential at point Q, that is at a point on the equatorial line, is just equal to algebraic sum of potential due to individual charge situated at B and A। तो इसका सम हो गया, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, जो कॉमन टर्म था हमने कॉमन टर्म को निकाल लिया बाहर, अंदर आ गया 1/BQ माइनस 1/AQ। अब हमें देखना है कि चूंकि इक्वेटोरियल लाइन डायपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, इसलिए एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A and B, so AQ and BQ are always equal for any point on the equatorial line। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, therefore पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 0। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन 0 नहीं आया था। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आया था 2kp अपॉन RQ, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पर आया था kp अपॉन RQ। और यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन आ रहा है kp अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन पर आ रहा है 0। R के बदले में हमने यहाँ x लिया है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था कि when L is negligible in comparison to x, say point P is located very far away from the center of dipole, then L will be negligible to x. In that case, electric potential will be inversely proportional to x square. तो ये स्पेशल केस है कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जबकि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और ये एक स्पेशल केस है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, जबकि और कोई दूसरा सिचुएशन नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में इस तरह का रिलेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर नॉन जीरो होगा वहां पर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो क्यों हो गया? एकमात्र कारण ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर सम यहाँ पर जीरो नहीं होता है, जबकि स्केलर सम जीरो हो जा रहा है, ये केस। तो अब आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो equipotential surfaces, a surface at every point of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential surface। हमने बताया था equipotential surface is an imaginary surface on which a potential remains same everywhere on the surface। So, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है?
तो अगर आप 2 पॉइंट किसी सरफेस पर ले लेते हैं, से स्फेरिकल सरफेस है ये, एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिए, तो देखेंगे कि एट ए एंड एट बी पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल एट ए इक्वल टू वी ए, पोटेंशियल एट बी इक्वल टू वी बी। क्यों? बिकॉज इफ चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, देन डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए is just equal to radius of a sphere, and distance of charge from point B is also just equal to radius. तो डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, इसलिए ये समझना है। इन केस ऑफ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी शेप कई तरह का होगा। सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, प्लेन सरफेस हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, यानी सिमेट्रिकल होगा तभी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इन द स्पेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो प्लेन होगा। तो जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसमें इसका मतलब हो गया कि सारे प्लेन से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग, इसीलिए सारे प्लेन पर पोटेंशियल जो होगा, जैसे इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसी स्थिति में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसलिए हम जब तक इस सरफेस पर रहेंगे तो सभी जगह पर पोटेंशियल V2 ही रहेगा, जब तक इस सरफेस पर रहेंगे तो सभी जगह पर पोटेंशियल V3 ही रहेगा, और जब तक इस सरफेस पर रहेंगे पोटेंशियल सभी जगह V1 ही रहेगा। लेकिन जैसे इस सरफेस से इस सरफेस पर हम आएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, और वो चेंज कितना होगा? V2 माइनस V1। और इस सरफेस से इस सरफेस पर आएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन as long as we remain on the same plane, then potential will remain same। और ये प्लेन कहलाएगा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दूसरा है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया कंसेंट्रिक स्फीयर इनक्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज constitutes इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब तक हम एक स्फीयर पर रहेंगे पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज R विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जैसे एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर जाएंगे देन पोटेंशियल विल चेंज, बट ऑन द नेक्स्ट स्फीयर as we move from one point to another point, potential will remain same because every point on the sphere are equidistant from this charge। इसलिए अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जानना जरूरी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि every point on equipotential surface have same potential। Every point on equipotential surface will have same potential। This implies that the potential difference between any 2 points on the equipotential surface will be zero। और इसलिए therefore work done in moving any charge from one point to another point on the same equipotential surface will be zero। क्योंकि जब VB माइनस VA जीरो हो रहा है तो WAB जीरो हो जाएगा। और इफ A and B are 2 points on the equipotencial surface, मतलब एक ही सरफेस पर ले रहे हैं, जैसे अगर ये हम सरफेस प्लेन सरफेस ले रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट A ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट B ले लेते हैं, और अगर हम चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं तो वर्क डन विल बी जीरो। लेकिन चार्ज को इस सरफेस से इस सरफेस तक ले आ रहे हैं तो वर्क डन नॉन जीरो होगा। एक ही सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम जा रहे हैं तो वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज every point on the same surface will have same potential, therefore potential difference will be zero। okay, अब ये देखिए पहला प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, सो वर्क डन विल बी जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन विल बी जीरो। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट dl ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एक्यूट एंगल और लेस देन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकता है और ना ही मोर देन 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इसको चेक आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसा कि हम पहले से जान चुके हैं कि वर्क डन इन मूविंग a charge q from one point to another point in a space is just expressed as the line integral of electric field। तो ये हम ये निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। लेकिन हम अभी जानते हैं कि जब एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से ए टू बी मूव कर रहे हैं तो वर्क डन क्या हुआ था, 0। और जब हम इसको 0 कर देते हैं, इस साइड में एलएचएस में 0 कर देते हैं या यहाँ 0 कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, E डॉट dl इक्वल टू E dl cos थीटा इक्वल टू 0। दिस implies that dl is non-zero and electric field is non-zero। इसका मतलब 0 कौन हो सकता है, cos थीटा 0 हो सकता है। तो if cos थीटा इक्वल टू 0 then theta equal to 90 degrees। This proves that electric field is always perpendicular to the surface, equipotential surface। ये हमेशा याद रखना होगा। दूसरा, equipotential surface indicates region of a strong or weak electric। Concentration of equipotential surface will give you a strong electric field and a weak electric field। जहां पर equipotential surface ज्यादा closer and closer है, वहां पर electric field ज्यादा होगा। जहां पर equipotential surface separated far away from each other, वहां पर electric field weaker होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इनर स्फीयर को ले लीजिए, सबसे फर्स्ट स्फीयर ये है और उसके बाद सेकेंड ये है, ये दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोजर है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे चार्ज के हम नजदीक बढ़ते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर एंड क्लोजर, इंडिकेटिंग दैट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट इंक्रीज्ड, इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो concentration of equipotential surface or closeness of equipotential surface indicates the strength of electric field। तो ये डिस्कस हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज E इक्वल टू माइनस dV by dr और dr इक्वल टू माइनस dV by E। और हम जानते हैं कि dr is inversely proportional to electric field, क्योंकि dV तो कांस्टेंट रहेगा for the given potential, for the given equipotential surface। So dV remains constant on the equipotential surface, so dr is inversely proportional to electric field। इंडिकेट कर रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर dr का वैल्यू स्मॉलर होगा। तो इफ E is strong, dr will be small and separation of equipotential surface will be smaller। और ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक दिए थे जिसमें मैं फिर से आज डिस्कस कर दूंगा। equipotential surface are crowded, crowded का मतलब जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। crowded किसको कहेंगे, जहां पर dr का वैल्यू मिनिमम होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता था, उसी तरह से यहाँ भी प्रॉपर्टी है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा करता है तो क्या होगा, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, then at the point of intersection there will be two values of electric potential which is not possible। और ये refer to the properties of electric lines of force। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी था उसमें जाओ तो ठीक उसी के साथ ये मैच करता है। वहां पर क्या था कि two electric field line will never intersect each other। if it will do so, then at the point of intersection it will indicates two electric field at the same point, which is not possible। अब है electric potential is a scalar quantity whereas electric potential gradient is a vector quantity। ये gradient electric field को indicate करता है। so negative sign of potential gradient show that the rate of change of potential with the distance is always against the electric field। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर दे दिए, उसके उस पर पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया और पूछ देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, हमेशा आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड फ्रॉम डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे यहां देखिए, ये देखिए इस जगह पर हाई पोटेंशियल है
और इस जगह पर हाई पोटेंशियल है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन will be directed in the direction of decrease in potential. Okay. अब इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जानना जरूरी है, पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू a point in the given field against electric force or repulsive force is called electrostatic potential energy. इसमें फर्क इतना ही है, वहां लेते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, amount of work done in moving unit positive charge from infinity to certain point in the given field against the repulsive force. यहाँ पर लेंगे any charge, यानी यूनिट नहीं लेकर के कोई चार्ज ले लिए, क्यू चार्ज, और इसलिए ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? It will be just equal to product of potential and charge, क्योंकि V equal to होता है W by Q, therefore W equal to Q into V, इसलिए ये हो गया work done, and this work done is nothing but what? Electric potential energy. Electric potential energy due to two charges system. Two charges system लेते हैं, say this is the origin and one charge is situated at A and other is at B. Position vector of A is R1 and position vector of B is R2. So work done in moving charge this to this, या ये कहें कि work done in taking the charge Q1 from infinity to this point A, and similarly work done in moving the charge Q2 from infinity to point B. तो ये क्या हो जाएगा? WA equal to क्या हो जाएगा? VA into Q1, और उसी तरह से WB equal to क्या हो जाएगा? VB into Q2, और इस तरह से तब यहां से यहां तक लाने में वर्क डन कितना होगा? तो वी बी माइनस वी ए, यानी डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ये वर्क डन होगा। अब उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/4 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। ये पहले ही हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फर्क इतना ही है, पोटेंशियल में केवल एक ही चार्ज इन्वॉल्व होता था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज इन्वॉल्व होता है फॉर द गिवन पेयर ऑफ चार्ज। सो जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 into Q1 Q2 अपॉन R12। R12 का मतलब हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। इसको जनरलाइज करने के लिए हम R भी ले सकते हैं, 1/4 Q1 Q2 by R, where R is the distance between the two charges. Okay, इसलिए अब आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री चार्जेस सिस्टम। अगर थ्री चार्जेस सिस्टम लेते हैं तब क्या होगा? पहले फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ वो हुआ WA या W1, और ये W1 जीरो होगा, क्योंकि जब फर्स्ट चार्ज को हम ला रहे थे इंफिनिटी से, तो यहाँ पर उसको रिपेल करने के लिए कोई दूसरा चार्ज था ही नहीं, तो दूसरा चार्ज था नहीं, तो इसमें वर्क डन जीरो होगा। लेकिन जब हम दूसरे चार्ज को, सेकेंड चार्ज को ला रहे हैं इंफिनिटी से पॉइंट बी तक, तब ये चार्ज उसको रिपेल कर रहा था, तो उस केस में वर्क डन होगा, इसको कहेंगे W2 या WB। अब फिर तीसरा चार्ज को जब हम ला रहे हैं 2 पॉइंट C, उस समय ये दोनों चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, तो उस समय वर्क डन होगा WC। और ऐसी स्थिति में नेट वर्क डन in assembling the three charges from infinity to this location is just equal to sum of work done in assembling individual charge in a given configuration. तो यहाँ देखिए फर्स्ट को लाने में वर्क डन जीरो हुआ, और जब सेकेंड को ला रहे हैं तब वर्क डन हुआ Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, और जब थर्ड को ला रहे थे तब क्या हुआ? थर्ड को लाने में दोनों चार्ज रिपेल कर रहा है, इसलिए एक एक पेयर चार्ज को लेके ये पोटेंशियल हो गया Q1 Q3 अपॉन R3 माइनस R1, और उसी तरह से चार्ज 2 भी Q3 को रिपेल कर रहा था, तो इसके लिए ये हो गया, और तीनों का सम ये आ गया। तो दिस इज नेट। उसी तरह से n चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने में जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा, उसका ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज सिस्टम। ठीक इसी तरह से होगा।
वेयर आई इक्वल टू 1 एंड आई और जे अनइक्वल होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ओके, अब है एरिया ऑफ, ये सब तो पढ़ा हुए थे। मुझे लगता है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है कि और कोई टॉपिक बचा नहीं है जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसको आज हम अपलोड कर देते हैं और कल वाला भी लेक्चर अपलोड कर देते हैं। ओके सर। ओके, और यस देख सर। लेना कि इसमें कोई टॉपिक इस चैप्टर का कुछ लग रहा है कि जो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको एक बार फिर हम डिस्कस कर देंगे। और आप ये बेहतरीन नोट्स है, इसी से नोट्स बना लोगे, मैं आज अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सुनो, गूगल क्लासरूम ज्वाइन किए हो या फिर से हमें भेजना पड़ेगा लिंक? नो सर, ज्वाइन किए हैं सर। क्योंकि टेस्ट वहां से लेने में सुविधा रहेगा और भी मटेरियल भी शेयर करने में सुविधा रहेगा, और वो क्लास कंटिन्यू रहेगा। इवन स्कूल जब चलने लगेगा तो भी गूगल क्लासरूम यस आप कंटिन्यू रखोगे। और सर, उससे नोबडी हैज जॉइंड नाउ सर। हाँ जी, सर अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है सर। अभी कोई ज्वाइन करते। हाँ, अभी तो बस 2 ही बच्चे मुझे मुझे दिख रहा है। तो बच्चे या तो सोच रहा है कि यूट्यूब पर देख लेंगे, ठीक है, तो यस सर। हम ये सेंड कर देते हैं, वो सेंड कर देंगे। और फिर ओके। चेक आउट कर लेना, आपस में सभी से डिस्कस कर लेना कि कोई टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है जिसे हमें डिस्कस करना है, जो बच्चों को प्रॉपर समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर से मैं रिकैप करा दूंगा। ओके, यस और सर। नेक्स्ट, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। सभी बच्चे में मैसेज ये दे दोगे ताकि उसका न्यू चैप्टर छूटे नहीं, ताकि उसका एक एक नोट्स, एक एक दिन का क्लास को कंपाइल करके तब वो नोट्स बनाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। ओके।